नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, जिस 2023 में यानी इस साल हमारी गोदी मीडिया के सर्वे मोदी जी को दुनिया का नंबर 1 लीडर बता रहे थे, नंबर 1 लीडर, पुतिन से ऊपर, बाइडेन से ऊपर, जिनपिंग से ऊपर, नंबर 1। और जिस 2023 में मोदी जी G20 का नेतृत्व कर रहे थे, इसी 2023 में ये जो विश्व गुरु हैं मोदी जी, वर्ल्ड नंबर 1 लीडर, एक छोटे से मुल्क कतर से हमारे 8 जी हां 8 नौसेना के अफसरों को रिहा नहीं करा पाए। हमारे विश्व गुरु कतर, जिसकी आबादी सिर्फ 3.5 लाख है, एक 3.5 लाख वाले मुल्क पर दबाव नहीं डाल पाए। और नतीजा ये हुआ कि हमारे 8 नौसेना के पूर्व अफसर, 8 ऑफिसर, कल उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई कतर में। 8 ऑफिसर, फांसी की सजा। 75 साल में ऐसा पहले नहीं हुआ हिंदुस्तान के साथ। और दोस्तों, आज का जो बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन है कि ये जो 8 ऑफिसर हैं, ये जो नौसेना के 8 पूर्व ऑफिसर हैं और बड़े काबिल ऑफिसर हैं, क्या इन्हें बचाया जा सकता था फांसी से? क्या इन्हें बचाया जा सकता था इस सजाए मौत से? और अगर ये सरकार बार बार आश्वासन दे रही थी, अगर मोदी सरकार बार बार इनकी रिहाई के आश्वासन दे रही थी, अश्योरेंस दे रही थी पार्लियामेंट में, तो फिर हाथ पर हाथ रखकर कौन बैठ गया सरकार में? कौन है इसका जिम्मेदार? बताऊंगा आज मैं, इससे भी पर्दा उठाऊंगा। लेकिन एक बड़ा सवाल, और जो मौजूद सवाल है आज की तारीख में, वो ये है, क्या अब भी मौका है भारत के पास? क्या अब भी मौका है हमारे पास कि हम इन 8 अफसरों को फांसी पर चढ़ने से बचा लें? क्या ये मुमकिन है? अब दोस्तों, इस बड़ी खबर पर चलने से पहले, उन बड़े सवालों के जवाब आपके सामने रखने से पहले, मैं चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री का एक बड़ा वायदा, उनकी एक बड़ी सौगंध जो उन्होंने कैमरे के सामने, देश के सामने ली थी, जरा उस सौगंध को एक बार सुन लीजिए, फिर आगे चलते हैं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। और मोदी जी के सौगंध के जो मायने हैं, मतलब हैं, इन 9 साढ़े 9 सालों में आप समझ गए होंगे। लेकिन मोदी जी के जो विदेश मंत्री जयशंकर साहब, जरा इनकी बात भी सुन लीजिए। इनके आश्वासन और अश्योरेंस और वायदे, वो भी सुन लीजिए। They are not treated unfairly, and that if the sooner we can bring them back home. So I assure you that. अब दोस्तों, ये जो 8 नेवी के ऑफिसर्स का मामला है, एक्स ऑफिसर्स का जो मामला है, ये मामला 2-3 महीने पुराना नहीं है। ये मामला अगस्त 2022 का है, पिछले साल का है। और जब इन अधिकारियों को, इन ऑफिसर्स को कतर की एजेंसी ने पकड़ा था, तो ये आरोप लगाया गया था कि ये साहब जासूसी कर रहे थे। जासूसी के आरोप में इनको पकड़ा, लेकिन एक ठोस चार्जशीट इन पर दाखिल नहीं हुई। इन पर जो मामले थे वो बहुत ठोस और पुख्ता नहीं थे। और तब जब संसद में, पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा ने, विपक्ष ने सवाल दर सवाल उठाए कि इनको कब रिहा कराया जाएगा, हमारे जवान, हमारे ऑफिसर, हमारे सेना के ऑफिसर हमें वापस कब मिलेंगे, तब यही जयशंकर साहब ने, जो भी आप इनको सुन रहे थे, इन्होंने एक लिखित जवाब दिया। 23 दिसंबर 2022 को इन्होंने एक लिखित जवाब दिया मनीष तिवारी को, कांग्रेस लीडर को। और उस लिखित जवाब में इन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं कि उन्हें, यानी ये जो 8 अफसर हैं, जल्द से जल्द रिहा करके भारत वापस लाया जाएगा। जी हाँ, जयशंकर कह रहे हैं 23 दिसंबर को लिखित चिट्ठी में, लिखित जवाब, कि जल्द से जल्द भारत रिहा करके लाया जाएगा। अश्योरेंस। फिर क्या हो गया इन 8-9 महीनों में
क्या हमारे विदेश मंत्रालय के अधिकारी, क्या पीएमओ के अधिकारी, हमारे सरकार के अधिकारी, हमारे विदेश मंत्री, ये हमारे जवानों को वहां से वापस लाने की जगह क्या ये बाइडेन और बड़े बड़े दुनिया के नेताओं के लिए G20 में लाल कालीन बिछाते रहे? अब दोस्तों मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ, और मुद्दा ये है कि कतर कोई हमारा दुश्मन देश नहीं है पाकिस्तान की तरह या चीन की तरह जिससे हमारी अनबन हो। कतर हमारा मित्र देश, और कतर के जो बादशाह हैं जिन्हें अमीर कहते हैं, अल्थानी साहब, हमद अल्थानी साहब, मोदी जी के बड़े अच्छे रिश्ते हैं। और मोदी जी के रिश्ते तो सऊदी के बादशाह से भी हैं, उनके रिश्ते तो जो सुल्तान हैं अमीरात के उनसे भी हैं, थानी साहब से भी अच्छे रिश्ते हैं, और ये तस्वीर जाहिर करती है। यानी मोदी जी अगर चाह जाते तो ये बहुत नामुमकिन सी बात नहीं थी, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, वो हमें कतर में दिखा नहीं, इन रिश्तों के बीच में नहीं दिखा। लेकिन सवाल सिर्फ मोदी जी का नहीं है, 3 एक्सपर्ट थे, और ये इत्तेफाक है कि ये तीनों एक्सपर्ट कहीं ना कहीं कतर को हथेली की तरह जानते थे। ये क्यों नहीं कारगर हुए? क्यों नहीं मोदी जी ने दबाव डाला? क्यों ये पीछे रह गए? इससे भी मैं पर्दा हटाने जा रहा हूं। कौन थे वो 3 लोग? अब ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो देखिए, पुराना वीडियो है। ये वीडियो है दीपक मित्तल साहब का, इंडियन फॉरेन सर्विस। 2020 अप्रैल 2020 में मित्तल साहब को मोदी सरकार ने कतर भेजा, एम्बेसडर बना के, राजदूत बना के। और दीपक मित्तल साहब इतने पॉपुलर हो गए कि चाहे वो अमीर हो, चाहे वहाँ के प्रधानमंत्री हों, या फिर वहाँ के बाकी जो इंपॉर्टेंट अहम शेख हैं, सबसे गहरे ताल्लुकात हो गए। और सोने पे सुहागा देखिए कि मित्तल साहब 2 साल के बाद सीधे कतर से वो मोदी जी के दफ्तर पहुंच गए। उनका ट्रांसफर हुआ या प्रमोशन कह लीजिए, मोदी जी ने उन्हें OST बना दिया। यानी नवंबर 2022 को दीपक मित्तल प्रधानमंत्री कार्यालय में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हो गए। सोचिए, इस देश में कतर का सबसे बड़ा एक्सपर्ट, जिसके रिश्ते, बड़े गहरे रिश्ते वहां की सल्तनत से, वो मोदी जी के दफ्तर में आ गए। अब दीपक मित्तल से काम क्यों नहीं लिया गया? क्या मोदी जी चाह जाते अगर, तो दीपक मित्तल जैसा मुफीद आदमी इस देश में कोई था ही नहीं, जो प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठा था और जिसकी हॉटलाइन कतर से जुड़ी थी। मित्तल साहब क्यों फेल हो गए? इनके रहते हुए फांसी की सजा कैसे हो गई? कोई तो पूछेगा। तस्वीर नंबर 2 देखिए, अजीत डोवाल साहब, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार प्रधानमंत्री के दफ्तर में बैठते हैं, और इनको मोदी जी का आंख और कान कहा जाता है, जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। और ये तो एक्सपर्ट है ऐसे मामलों के, कोई जासूसी कर रहा हो या हमारा कोई ऑफिसर या सैनिक विदेश में फंस गया हो। और डोभाल साहब जो हैं, ये तो चाहे प्यूतिन है, उनसे इनके डायरेक्ट कनेक्शन है, कई शेखों को जानते हैं पर्सनल लेवल पे। इस मामले के एक्सपर्ट हिंदुस्तान में डोभाल जैसी जो सूत्र हैं, नेटवर्किंग है जासूसी की दुनिया में, डिप्लोमेसी की दुनिया में, किसी की नहीं है। फिर डोभाल साहब कैसे फेल हो गए? एक तस्वीर और देख लीजिए, जयशंकर साहब, जानी पहचानी तस्वीर है। मोदी जी की ये भी आंख और कान है। और ये तो वो साहब हैं जयशंकर जो इंडियन फॉरेन सर्विस ने पूरी जिंदगी, पूरी नौकरी इन्होंने कूटनीति को दे दी, विदेश मामलों को दे दी, फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, नंबर 1 इस वक्त। और लोग कहते हैं कि साहब मिडिल ईस्ट में तो बहुत ज़बरदस्त इनका प्रभाव है, वो चाहे यमन हो, वो चाहे ओमान हो, वो चाहे सऊदी अरब हो, वो चाहे बहरीन हो, वो चाहे कतर हो, वो चाहे अमीरात हो, देशों के नाम लेते जाइए, जयशंकर साहब के सूत्र हर जगह मिलेंगे आपको। हर बंदरगाह पे, हर पोर्ट पर इनका सूत्र है, नेटवर्किंग है। और इन्होंने अश्योरेंस भी दी, पार्लियामेंट में लिखित अश्योरेंस दी कि रिहा हम करवाएंगे, भारत हम लेके आएंगे, इन सैनिकों को, इन काबिल ऑफिसरों को हम लेके आएंगे। देश इन पर भरोसा करता गया और हमारे सैनिक फांसी की सजा के गुनाहगार हो गए। अब दोस्तों, कतर की कहानी तो आपने जान ही ली, और आपने ये भी जान लिया
कि हमारे जो 8 बदनसीब नेवी ऑफिसर, एक्स ऑफिसर्स थे, इनको इंसाफ क्यों नहीं मिल पाया। जल्दी जल्दी में ट्रायल हुआ, जल्दी जल्दी में सुनवाई हुई, जल्दी जल्दी में सब कुछ जल्दी जल्दी होता गया और जल्दी जल्दी में फांसी की सज़ा हो गई। बहरहाल 60-65 दिन अभी और बचे हैं। देखना है कि इन 2-2.5 महीनों में क्या हम अपने जवानों को, हम अपने सैनिकों को बचा पाते हैं कि नहीं बचा पाते हैं। इन ऑफिसर्स को हम वापस ला पाते हैं, उनको अपने परिवारों से मिला सकते हैं, ये सवाल है। लेकिन इससे बड़ा सवाल है वो ये है कि बात सिर्फ कतर की नहीं है, छोटे से मुल्क की नहीं है, और भी कई छोटे छोटे मुल्क हैं जो हमारी नहीं सुन रहे, जिसमें भूटान है। भूटान जो हमारे छोटे भाई की तरह है, आप कह सकते हैं हिंदुस्तान की आत्मा का एक हिस्सा है। भूटान आज चीन से बार बार बात कर रहा है और बातचीत का जो दौर है वो भारत को भी नहीं बता रहा। भूटान पर भी बात हम करेंगे। मालदीव्स जो हमारे बिना 2 कदम आगे नहीं रखता था, आज मालदीव के जो नए राष्ट्राध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि भारत पहले अपनी सेना यहाँ से हटाए। हिम्मत देखिए, विश्वगुरु के समय में, विश्वगुरु के दौर में हाल क्या हो रहा है। जो गोदी मीडिया कहती है कि मोदी जी के दौर में डंका बज रहा है भारत का दुनिया में, आज मैं चाहता हूं कि एक पर्दा और खोलूं, एक खिड़की और खोलूं, वहां से आप देखिए विदेश नीति को कि हम कहां फेल हो रहे हैं और भारत किस तरफ बढ़ रहा है। ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मुस्तकबिल से जुड़ी ये कहानी है। और आज शीतल सिंह साहब जो दुनिया को समझते हैं, अपने उम्र के 40 बरस, उन्होंने 40 से ज़्यादा बरस रिपोर्टिंग को दिए, जर्नलिज़म को दिए, और आज की तारीख में बेखौफ बोलते हैं। इनके तजुर्बे से दुनिया को देखिए, विश्व गुरु के विदेश नीति को देखिए, समझिए आप हम जा कहाँ रहे हैं। क्या वाकई भंवर में फंस गए? कतर का सवाल हो या मालदीव्स का सवाल हो या भूटान का सवाल हो या पाकिस्तान का सवाल हो, चीन का सवाल हो, विश्व गुरु की जो खामियां हैं गौर से सुनिएगा। अमेरिका प्रेशराइज करता है कतर को, और 2 अमेरिकन होस्टेज बंधक गाजा पट्टी में हमास के चंगुल से वो रिहा होते हैं, छोड़े जाते हैं। तो कहां तो अमेरिका प्रेशर डाल के कतर पर युद्ध भूमि से अपने बंधक रिहा कर रहा है, और कहां हमारे 8 नौसैनिक ऑफिसर्स जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, उनकी कोई पूछ नहीं है, कतर सुनने को तैयार नहीं है। इसको आप क्या मानते हैं कि ये हमारी कूटनीति का एक बहुत बड़ा फेलियर? नहीं, ये हमारा रियलिटी चेक है। दरअसल इससे चेक होके पता लगा कि जो होक्स खड़ा किया गया है कि हम विश्वगुरु हैं और दुनिया हमारे कहने से डरती है या हमको बहुत गंभीरता से लेती है। एक देश जिसमें ओरिजिनल आबादी कुल 3.5 लाख है, जो कतर की ओरिजिनल आबादी है वो 3.5 लाख है। करीब 26 लाख वहाँ पे एक्सपैट्रिएट हैं, बाहरी देशों से वहाँ काम करने गए हैं। 10 लाख से ज़्यादा तो भारतीय ही हैं, जो वहाँ तरह तरह की सेवाएं उनको दे रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक 3.5 लाख का देश जो जियोग्राफिकली भी हमसे बहुत दूर नहीं है। सच्चाई ये है कि कतर को सुरक्षा अमेरिका देता है, वहाँ अमेरिकी फौजें पड़ी हुई हैं। कतर की अपनी कुल फौज 12,000 लोगों की है। वो 12,000 भी कतरी नहीं है, अफ्रीका और दुनिया भर के देशों से भरे हुए लोग जी, इन सब देशों की हालत यही है। बाकी वहाँ अमेरिकन फौज छोटी सी पड़ी हुई है, टुकड़ी एक, उनकी सुरक्षा अमेरिका की गारंटी है। लेकिन शीतल साहब हुआ क्या? व्हाट वेंट रॉन्ग? हुआ ये कि हमारी सरकार में जो इस समय नए नए प्रयोग हो रहे हैं, उसमें से एक प्रयोग इजराइल के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने का है। इजराइल दुनिया में उपेक्षित देश है इस समय। कल जब उनका प्रवक्ता यूएन में भाषण दे रहा था तो सारी दुनिया हाल छोड़ के बाहर निकल गई। कुल 4 या 5 देश दुनिया के जो हैं, जो एंग्लो सैक्सन रेस से आते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब, थोड़ा यूरोप के देश 1-2, ये सब जाके इजराइल को पीठ ठोक रहे हैं। बाकी सारी दुनिया, सारा अफ्रीका, सारा एशिया, यूरोप का एक बहुत बड़ा, ईस्ट यूरोप का बहुत बड़ा हिस्सा, लैटिन अमेरिका, सारा सब उनके खिलाफ है। एक जमाने में भारत इन सब का लीडर हुआ करता था, गुट निरपेक्ष आंदोलन था। लेकिन अब गुट का पॉलिटिक्स चल रही है, और जिसमें जबरदस्ती हीरो बनाने के लिए, आज आप किसी से भी पूछिए मोदी जी की सफलता के बारे में, अगर कोई कहेगा देश में हमारे,
तो टेलीविजन ने ऐसा वातावरण बनाया हुआ है, वो कहेगा विदेशों में बड़ा नाम है हमारा, हमारा दुनिया में बड़ा नाम हो गया, बड़ा धमक है मोदी जी की। रियलिटी क्या है? हमारी पेरीफेरी के बॉर्डर पे एक भी स्टेट मैं आ रहा हूँ रियलिटी पे, मैं रियलिटी पे आ रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं, आपका इशारा श्रीलंका की तरफ भी हो सकता है, नेपाल की तरफ से, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ भूटान की। और मुझे याद आ रहा है कि प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी, भूटान की यात्रा करी थी, और भूटान की धरती को चूमा था मोदी जी ने। जिस धरती को चूमा, आज वही भूटान जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, जिसमें भारत भूटान के साथ खड़ा था, आज भूटान के फॉरेन मिनिस्टर चाइना जाके बात कर रहे हैं, भूटान और चाइना के बीच में डायलॉग हो रहा है। तो शीतल जी, इसको क्या माने कि भूटान भी हाथ से निकल रहा है? ये 25वां 26वां डायलॉग है, 25-26 बार बात हो चुकी है। भूटान चीन से, चीन से अभी चीन गए थे। भूटान और चीन अब बिना भारत को लूप में लिए अपने बॉर्डर डिस्प्यूट सुलझाने जा रहे हैं। वो चीन भूटान से वही विशेष अधिकार चाहता है रिश्तों में जो भारत के पास पहले से थे। और चीन ने डोकलाम में, जो भारत और चीन का पहला स्क्रिमिश मोदी जी के जमाने में डोकलाम में हुआ था, अब भारत में तो कोई डोकलाम का नाम ही नहीं लेता। हमारा सारा ये जो मीडिया है, जोकर मीडिया जो नोएडा में बैठा हुआ है, झूठा कहीं का, ये अब डोकलाम का नाम नहीं लेता। डोकलाम के चारों तरफ चीन ने आबादी बसा दी है, गांव बना लिए हैं, हवाई पट्टी बना ली है, रेलवे लाने वाला है, सड़कें बना ली हैं, और हमारा जो ट्रायंगल है उससे अब कुछ किलोमीटर दूर है। अगर कभी कोई बुरी बात हो चीन और भारत में आपस में हो जाए, जिसे नहीं होना चाहिए जी, तो अब कमजोर विकेट पे हमने गंवा दिया, वो पूरा रोल ही गंवा दिया। ये सफलता है, लेकिन हम गाली नेहरू को देते हैं और किसी और को ढूंढ लेते हैं पीछे जी। वाले। एक सवाल और, मैं फिर आऊंगा, विश्व गुरु पर भी आऊंगा, और मोदी जी दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर क्यों, कौन बता रहा है और क्यों उनकी जय जयकार हो, उस पर भी आऊंगा। लेकिन एक और सवाल शीतल साहब, अगर हम दुनिया के नक्शे पर मालदीव को देखें, तो मालदीव से तो हमारे इतने अच्छे, इतने मधुर संबंध रहे, जैसे चोली दामन का साथ हो, जैसे भाई भाई का साथ हो। और मैं आज बयान देख रहा हूं 2 दिन से कि वहां के जो नए राष्ट्रपति हैं, नए राष्ट्राध्यक्ष हैं, मुइज़्ज़ू साहब, वो कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले तो ये भारत की जो मिलिट्री है हटाइए यहां से। और आप मतलब कल्पना से परे है कि मालदीव्स का राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत से कह रहा है कि अपनी सेना यहां से हटाओ। इसको क्या आप देखते हैं कि क्या मालदीव भी अब मोदी जी की बात मानने को तैयार नहीं है? भूटान, मालदीव्स, कतर, मालदीव और भूटान ये सब बूंद है भारत के सामने, बूंद भी नहीं है। बूंद जी, ये औकात है हमारे विश्व गुरु की कि आपके अपने विसिनिटी में जहां की सेना आपकी पड़ी हुई है, आपकी नेवी उनकी रक्षा करती है, उन पर जब एक बार आतंकवादी कब्जा कर रहे थे लंका से आके, तो आपने जाके उनको बचाया था। और मतलब वो आप ही के भरोसे वो हैं अस्तित्व में, नहीं तो समुद्र में चले जाएं। यही भूटान में और मालदीव में तो पंचर नहीं जोड़ा जा पा रहा है। वहां एक आंदोलन चलता है, सरकार बदल जाती है, जो जीत के आता है इस बात पे जीत के आता है कि भारत की सेना को हम यहाँ से हटाएंगे। बताइए, भारत विरोधी वातावरण हमारे पूरे पड़ोस में ऐसे देशों में हो रहा है, या ऐसी राजनीतिक इकाइयों में हो रहा है जो भारत के सामने बूंद है, हैसियत की। आपको लगता है शीतल साहब, आपको लगता है जैसे नेपाल है, नेपाल को भी हम अपना ही हिस्सा मान के चलते थे, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं होगा जहां पर कोई बहादुर आपको ना मिले, चाय की दुकान पे या किसी अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में या ड्राइवर के रूप में, या कुछ और अच्छी नौकरियां भी कर रहे हैं नेपाल के लोग, यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। नेपाल भी मोदी जी जब शुरू में गए थे तो वहां भी धरती चूमी थी, उन्होंने माथा टेका था। अब हम देख रहे हैं कि नेपाल भी कहीं ना कहीं चीन के साथ है। आपको लगता है कि ये नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, चलिए पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहां तो बातचीत ही बंद है, क्या ये एक फेलियर है हमारी फॉरेन पॉलिसी का, जिसको कभी वाजपेयी ने तराशा, नटवर सिंह ने तराशा, नेहरू ने तराशा, इंदिरा गांधी ने तो इतना सुदृढ़ कर दिया उसको कि वो पूरे दुनिया के नक्शे पे छा गई। आपको लगता है कि ये जो विश्व गुरु की बात करी जा रही है, और मोदी जी जब बाहर जाते हैं और वहां जिस तरह से लोग इकट्ठे होते हैं और फिर वो मैनहट्टन से लेके और यूनाइटेड किंगडम के बड़े बड़े स्टेडियम्स में बोलते हैं, भाषण देते हैं, ये सब एक इवेंट मैनेजमेंट है? सच्चाई कुछ और है, हम पीछे जा रहे हैं जहां तक कूटनीति की बात है? ये कागज की नाव है, झूठ पर कागज की नाव,
बिल्कुल कागज की नाव है हमारी विदेश नीति इस समय, जोकरों में बदल गई है। आप अब रूस जो हमारा बहुत विश्वसनीय सहयोगी था, सैन्य सहयोगी, दुनिया में सैन्य सहयोगी, कोई ताकतवर देश हो वो एसेट होता है, हमने वो एसेट गंवा दिया। आज वो पाकिस्तान के साथ भी सैन्य अभ्यास कर रहा है। और अब रूस, चीन सोचिए, कुछ कल्पना से परे था। आप सोचिए, उसकी वजह से 71 की लड़ाई में जब उसकी पनडुब्बियां आई तो वो 7वां बेड़ा वापस गया था अमेरिका का, और ब्रिटिश पनडुब्बियां, जी। ब्रिटिश जहाज वापस गए थे। आज हमने वो गंवा दिया है, वो रिश्ता, वो विश्वास गंवा दिया है, और रोज हम गंवाते जा रहे हैं। पूरा पड़ोस में कोई हमारे साथ सीधे सीधे नहीं है, कुछ न्यूट्रल हैं, जैसे बांग्लादेश और लंका को आप कह सकते हैं कि वो हमारी तरफ भी है, उनकी तरफ भी है, दोनों से उन्होंने रिश्ता कर रखा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ चीन के खिलाफ है, ऐसा कोई नहीं। जबकि आपका सारा पड़ोस जो आप गिना रहे हैं, पाकिस्तान तो चीन के बल पे ही सांस ले रहा है, अमेरिका को छोड़ के चीन में जा मिल चुका है, आप उसे यूं मान लीजिए। और अब ये छोटी छोटी बूंदें भी चीन के गले में माला पहना रही हैं। लंका कहीं जा नहीं सकता, वो उसके कर्जों में डूबा हुआ है, उसका एक बंदरगाह तक चाइना का है। नेपाल में रेल की लाइन आ रही है चीन से। जिस दिन नेपाल को पेट्रोल डीजल की सप्लाई चीन से मिलने लगी, भारत पे निर्भरता का आधार खत्म हो जाएगा। और उस समय आप जो हॉस्टिलिटी नेपाल के उन नागरिकों में है, 1/3 नागरिक तो वहां भारतीय हैं, जो 2/3 पर्वतीय नागरिक हैं, जो ओरिजिनल अपने को नेपाली कहते हैं, उसमें भारत के प्रति हॉस्टिलिटी है। जी। और सरकार ने नहीं, शीतल जी, पूरा पड़ोस गंवा दिया है, एक्चुअली पूरा पड़ोस गंवा दिया है। और ये जो बड़ी चालाकियां कि इजराइल से बहुत हम तीर मार लेंगे रिश्ते से, अमेरिका को पता नहीं कैसे प्लीज कर लेंगे हेलीकॉप्टर लड़ाकू खरीद के, ये सब जो शॉर्टकट चल रहे हैं, ये अमेरिका वगैरह कभी किसी के साथ खड़े हुए हैं दुनिया में? नहीं, रूस की शीतल जी, तुलना आपने कर सकते हैं, लेकिन आप हमारी आपने चलती और हम एक्सपोज्ड हैं। आपने आपने शीतल जी जिस तरह बताया, आप तो कह रहे हैं, जिस तरह से मैं आपको सुन रहा हूं, आप कह रहे हैं कि मोदी जी 10 में से 0, 10 में से 2, मतलब अटर फेलियर, पूरी तरह नाकाम आप बता रहे हैं। आप कह रहे हैं साहब, नेपाल, अरे नहीं, भूटान, मालदीव, 75 साल छोटे में जो छोटे गेम कतर। किया था नहीं भारत नहीं नहीं ने, नहीं, बनाया यहां पर था, वो खत्म कर दिया। मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि मोदी जी बिग जीरो हैं, वो फेलियर हैं। उधर जब हम टीवी चैनल खोलते हैं, अखबार पढ़ते हैं, उसमें सर्वे आता है साहब कि दुनिया के जितने भी नेता हैं और जो उनकी लोकप्रियता है, उसके शिखर पर मोदी नंबर 1 है, उसके बाद बाइडेन है, उसके बाद पुतिन है, उसके बाद शी जिनपिंग है, उसके बाद मैक्रोन है। तो हमारी मीडिया तो कह रही नंबर 1, ही इज द वर्ल्ड लीडर नंबर 1। आप कह रहे हैं कि साहब एकदम नीचे हैं वो मोदी जी। 6-7 करोड़ हमारे भारतीय विदेशों में रहते हैं। किसी सर्वे एजेंसी को कुछ पैसे दे दिए जाएं कि आप इनके बीच अपना सर्वे का डिटेल डाल दीजिए, और उसमें आप अपने लिए ताली बजवा लीजिए, जिसमें सबसे ज्यादा गुजराती डायस्पोरा है। तो आप अगर इस सब से अपना कोई सर्वे कर लेते हैं और उसके बाद देश पर या दुनिया पर थोपते हैं, तो दुनिया आपको मूर्ख ही कह सकती है। दुनिया का एक बड़ा इस समय अखबार बताइए जिसने मोदी जी की मतलब कड़ी नहीं, बड़ी निर्मम आलोचना करते हुए, टाइम से लेके और इवन जापान का शिंबून तक, ऑस्ट्रेलियन नहीं तो अखबार, ये सर्वे क्या है? ये सर्वे आपको क्या लगता है कॉन्कॉक्टेड सर्वे हैं? ये सर्वे जो है वो सही नहीं है, खरीदे जा विज्ञापन है सकते ये? हैं, उनमें कुछ परिस्थितियां होती हैं। अगर आप भारतीय डायस्पोरा के बीच सर्वे करेंगे तो मोदी जी आ जाएंगे नंबर 1। दुनिया का मतलब कौन है? कौन क्या क्या अभी दुनिया, यूरोप के लिए क्या मोदी जी ने कर दिया है कि यूरोप इनको, इनका कोई यूरोपियन नागरिक बन गाएगा? किसी अमेरिका का दूसरा सर्वे भी तो देखिए, 56% लोग तो मोदी जी को जानते ही नहीं है वहां। जी, अमेरिका में 56% लोग नहीं जानते, 56% लोग नहीं जानते मोदी जी। नहीं जानते, जिस तरह से हम यहाँ का टीवी मीडिया नोएडा में बैठ के जनवाता है। प्योर रिसर्च है, नेट पे अवेलेबल है। लास्ट क्वेश्चन शीतल साहब, लास्ट क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में इन 10 सालों में हम 10 साल आगे बढ़े हैं? हमारी फॉरेन पॉलिसी आगे बढ़ी है, हमने उसको बेहतर किया है, या हम पीछे की तरफ जा रहे हैं? क्या आगे का गियर लगा है या रिवर्स गियर लगा है? आपको क्या लग रहा है? नहीं, हम भंवर में फंस गए हैं, डूबने की कगार पे हैं, और हम चीन से लड़ने के लिए अमेरिका से दोस्ती कर रहे हैं। मूर्ख ही ऐसी चीजें सोच सकता है।
ये तो अच्छा है कि हमारे विदेश मंत्री ने एक समय बुद्धि की बात की और सच्ची बात स्वीकार कर ली कि साहब चीन की इकोनॉमी हमसे बहुत बड़ी है, हम उससे झगड़ा की बात क्यों सोचेंगे। ठीक है, एक रियलिटी बाइट है। लेकिन दूसरी रियलिटी बाइट अमेरिकन रिपोर्ट है, अमेरिकन कांग्रेस में पेश हुई है, जिसमें भारत चीन का जो लद्दाख में मामला हुआ उसके डिटेल्स है। वो बताता है कि गलवान घाटी में भारतीय मारे गए 20-22 और कुल 4 चाइनीज की डेथ हुई। और हमारे मीडिया से आपने नोएडा से प्रचार करा दिया हमने 400 चीनी मार दिए, 500 मार दिए। ये जो झूठ पे सब चीज चल रही है ना, ये भारत को गड्ढे में ले गई है, गड्ढे में ले गई। बड़ी बात सच्चाई है कि सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि डोवल और इन पर तो मुकदमा चला के इनको जेल में भेजना चाहिए और मोदी जी इस्तीफा दें ये कतर मसले पर। ये सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, इस सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे जी। शीतल साहब, समय कम है, लेकिन आप जिस तरह से आए और जो रोशनी आपने डाली, और कम से कम एक लाइन बहुत क्लियर होके आ रही है कि हम आगे बढ़ने की जगह हमारी जो विदेश नीति है एक ग्रोइंग इकोनॉमी की, एक देश के सबसे सशक्त राष्ट्र की तरफ बढ़ने की जो भारत में उम्मीदें थी, वो भारत कहीं भंवर में फंसता हुआ दिख रहा है, भंवर में फंसता हुआ दिख रहा है। टाइम कम है, अगर समय काश ज्यादा होता तो मैं कुछ और परते आपसे आज खुलवाता। जहां तक फॉरेन पॉलिसी की बात है, आप आए, बहुत हिम्मत के साथ आपने बातें कैमरे पर रखी, तो सबसे पहले तो हिम्मत को दाद है। और दूसरा, जो सच्चाई आपने बयान करी, जिस तरह से, चाहे वो मालदीव है, भूटान है, कतर है, चीन है, रूस है या अमेरिका है या मोदी जी के सर्वे हैं या फिर गोदी मीडिया है, मुझे लगता है बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करूंगा दोस्तों की तरफ से इतनी जानकारियां इतने कम समय में देने का। शीतल साहब, सो नाइस ऑफ यू joining this program. Thank you so much, sir.